नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। और खबर लखनऊ से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर निर्वाचन आयोग पहुंचा प्रतिनिधिमंडल और सपा का प्रतिनिधिमंडल जो है वो 12:30 बजे पहुंचेगा। और इसके साथ ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि जनपद स्थित कार्यालय में सौंपेंगे ज्ञापन और एसआईआर में गड़बड़ी को लेकर सीओ को देंगे ज्ञापन। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि संग्राम सिंह, कमल अख्तर और अन्य एमएलए पहुंचे हैं और ऐसे में सीओ नवदीप से मिलेंगे सपा विधायक और उनको जनपद स्थित कार्यालय में ज्ञापन सौंपा जाएगा। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि एसआईआर में गड़बड़ी को लेकर सीओ को देंगे ज्ञापन। और ऐसे में लखनऊ निर्वाचन आयोग से मुलाकात है। सपा के प्रतिनिधिमंडल जो है वो 12:30 बजे पहुंचेंगे और उनसे मुलाकात करेंगे और ऐसे में कई एमएलए जो हैं उनसे मुलाकात करेंगे। एसआईआर में गड़बड़ी को लेकर यहाँ पर ज्ञापन सौंपने की बात जो है वो निकलकर सामने आई है। बड़ी जानकारी दे दे लखनऊ से निकलकर सामने आ रही है, जहाँ पर एसआईआर में गड़बड़ी को लेकर सपा प्रतिनिधिमंडल जो है 12:30 बजे मुलाकात होंगी और इस दौरान ज्ञापन भी सीओ को सौंपा जाएगा। वहीं संभल जनपद में बुधवार से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो गई हैं और इस साल जिले में कुल 50,000 से ज्यादा परीक्षार्थी जो हैं वो परीक्षा में शामिल होंगे, जिसमें 27,000 से ज्यादा विद्यार्थी हाई स्कूल के और 23,000 से ज्यादा विद्यार्थी जो हैं वो इंटरमीडिएट के हैं। परीक्षाओं को सुचारू संचालन के लिए पूरे जनपद में 77 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं। प्रशासन ने नकल रहित और पारदर्शी और शांतिपूर्ण परीक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से व्यापक स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली हैं। सभी परीक्षा केंद्रों की निगरानी के लिए जिला विद्यालय निरीक्षण कार्यालय में कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं, जहां से सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से प्रत्येक केंद्र पर सतर्क नजर रखी जाएगी। जिला विद्यालय जो है वो निरीक्षण ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाए रखने हेतु सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुचारू करने के निर्देश दिए गए हैं। तैयारियों को स्थिति का आकलन लेने के लिए विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण भी किया गया, ताकि किसी प्रकार की कमी ना रहे। परीक्षा को सुचारू और सुरक्षित बनाए रखने के लिए प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए हैं। लखनऊ में साइबर क्राइम पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर फर्जी एटीएस अधिकारी बनकर लोगों को डिजिटल अरेस्ट का भय दिखाने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। यह गिरोह आम नागरिकों को आतंकवाद, मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य गंभीर आपराधिक मामलों में फंसाने की धमकी देते थे। आरोपियों का तरीका जो है वो बेहद ही सुनियोजित था, जिसमें वो फोन कॉल, डिजिटल माध्यम से संपर्क कर पीड़ितों को कानूनी कार्रवाई और गिरफ्तारी का डर दिखाते थे। भय और मानसिक दबाव की स्थिति पैदा कर उनसे मोटी रकम ऐंठ ली जाती थी और इस मामले में लखनऊ निवासी एक व्यक्ति की पत्नी को निशाना बनाया गया। आरोपियों ने उन्हें आतंकवाद से जुड़े मामले में फंसाने की धमकी दी और खुद को एटीएस का अधिकारी बताकर भरोसा दिलाने के मामले दबाने और तुरंत ही धनराशि जमा कराने की बात कही। डर और घबराहट के माहौल में पीड़ित दंपति से अलग अलग बैंक खातों में कुल 90 लाख रुपए ट्रांसफर करा लिए गए। रकम कई किस्तों में ली गई ताकि शक न हो और दबाव लगातार बना रहा। जांच के दौरान साइबर क्राइम टीम ने तकनीकी साक्ष्य और बैंक खातों की जानकारी के आधार पर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। और ट्रांसपोर्ट व्यवसायी राकेश वाजपेयी ने साइबर थाने में एक एफआईआर लॉन्च कराया कि उनकी पत्नी वीना वाजपेयी के पास से एक कॉल आया, जिसमें अपने को एटीएस का इंस्पेक्टर रंजीत बताते हुए बताया कि उनका अकाउंट मनी लॉन्ड्रिंग में यूज हुआ है और उसने सुप्रीम कोर्ट का एक गिरफ्तारी मेमो आदि दे करके उनको भयभीत कर दिया। और वो इतना भयभीत किया कि उसने बताया कि अपना अकाउंट में जो भी उनके पैसा है बताए गए अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दे, जिससे कि उसका परीक्षण कर लिया जाए और नहीं तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उसके बाद 90 लाख रुपया उनसे अकाउंट में ट्रांसफर कराया गया। फिर उनसे 11 लाख रुपए की डिमांड की गई। तब उन्हें एहसास हुआ कि इनके साथ कुछ धोखाधड़ी हो रहा है। उनके द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। साइबर थाने में अभियोग पंजीकृत करके टीमें सक्रिय हुई, तो इसमें
3 लोग गिरफ्तार हुए। एक तो मनीष है जो गोरखपुर का रहने वाला है, दूसरा इसमें इरशाद है जो गाजियाबाद का रहने वाला है और तीसरा आकाश है जो दिल्ली का रहने वाला है। इस गिरोह में अभी और काफी लोग शामिल हैं। तो वहीं लखनऊ के तालकटोरा थाना क्षेत्र में विद्युत डिवीजन के अंतर्गत एक गंभीर हादसा सामने आया है। पावर हाउस परिसर के भीतर तकनीकी कार्य के दौरान संविदा कर्मी लाइनमैन संदीप गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार काम चल रहा था और अचानक से ही लाइन जो है वो चालू हो गई और जिससे वो दुर्घटना घट गई और वो बुरी तरह से इसमें झुलस गया और मौके पर अफरा तफरी मच गई। सहकर्मियों ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया जहां उसकी हालत बेहद ही गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद से परिजनों ने विभागीय अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि जूनियर इंजीनियर अश्विनी कुमार ने सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया और बिना लाइनमैन से पुष्टि किए कार्य कर्मचारी से कहकर विद्युत आपूर्ति चालू कर दिया। आरोप है कि यदि निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाता और कार्यरत कर्मी से स्पष्ट अनुमति ली जाती तो ये हादसा टल सकता था। कानपुर देहात में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं की पूरी तरह से नकल विहीन और शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने संघ और बहुस्तरीय व्यवस्थाएं सुनिश्चित की है। परीक्षा संचालन को व्यवस्थित बनाए रखने के उद्देश्य से पूरे जनपद को 10 जोन और 12 सेक्टरों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक क्षेत्र की प्रभावित निगरानी की जा सके। जिले में कुल 80 से ज्यादा परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं और इन केंद्रों पर हाई स्कूल के 25,000 और इंटरमीडिएट के 24,000 से ज्यादा परीक्षार्थी पंजीकृत हैं और इस प्रकार कुल 50,000 से ज्यादा छात्राएं जो है इस बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगी। परीक्षा प्रक्रिया के सख्त निगरानी के लिए 6 विशेष उड़न दस्तक टीमें गठित की गई है। इनमें से एक टीम को आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने के लिए भी रिजर्व में रखा गया है ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत ही कार्रवाई की जा सके। प्रत्येक सेक्टर मजिस्ट्रेट को लगभग 10 से 11 परीक्षा केंद्रों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट परीक्षा अवधि के दौरान लगातार केंद्रों का निरीक्षण करते रहेंगे जिससे अनुशासन और पारदर्शिता बनी रहेगी। सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से लाइव निगरानी की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक केंद्र पर रजिस्ट्रेटरी मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है जिससे सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनी रह सके। जिला विद्यालय निरीक्षण ब्रिजभूषण चौधरी ने बताया कि जिन केंद्रों का संवेदनशील चिन्हित किया गया है वहां पर अतिरिक्त जांच लगातार जारी है। ऐसे में परीक्षा को लेकर सतर्कता पूरी तरह से बरतने के लिए कहा गया है। कैमरे लगाए गए हैं। देखिए, यूपी बोर्ड 2026 की परीक्षाएं 18 फरवरी 2026 से प्रारंभ हो रही हैं और 12 मार्च 2026 को हमारा आखिरी पेपर है। जनपद में कुल 49,610 बच्चे हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाएं दे रहे हैं। उसके लिए हम लोगों ने 83 केंद्र बनाए हैं। टोटल हम लोगों ने 10 जोन और 12 सेक्टरों में जिले को डिवाइड किया है। सारे स्टैटिक मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लग गई है। हर जगह केंद्र व्यवस्थापक, बाय केंद्र व्यवस्थापक की भी ड्यूटी लग गई है। सारे इन्विजिलेटर्स की भी ड्यूटी हमने लगा दी है और मेरा कंट्रोल रूम भी यहाँ स्थापित हो चुका है जिसमें 83 सेंटर जो हैं ऑनलाइन हमारे कैमरे में हैं। सबके कैमरे हमारे पास हैं, लाइव हम उसको देख सकते हैं। स्ट्रांग रूम में सारे पेपर्स और सारी कॉपियाँ भी पहुँच चुकी हैं और सब स्ट्रांग रूम में सील्ड है। वो हम अपने कंट्रोल रूम में बैठ के 83 स्ट्रांग रूम भी देख सकते हैं। बाकी परीक्षा की शुचिता और परीक्षा को कुशलता पूर्वक संपन्न कराने के लिए हम लोगों ने हर तरह से तैयारी कर ली है और हम आश्वस्त हैं कि परीक्षा बहुत अच्छे तरीके से विगत वर्ष की तरह इस वर्ष भी कराएंगे। बिल्कुल नकल विहीन परीक्षा होगी, एकदम साफ सुथरी परीक्षा होगी, कहीं पे कोई गड़बड़ नहीं होने देंगे। इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। तो वहीं अमेठी जनपद में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं को शांतिपूर्ण, नकल विहीन और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए शिक्षा विभाग ने सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली है। बुधवार से शुरू हुई इन परीक्षाओं के लिए जिला भर में 80 से ज्यादा केंद्र बनाए गए हैं और सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं ताकि परीक्षा प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी बनी रहे और किसी भी प्रकार की अनियमितताएं और तत्काल कार्रवाई की जा सके। और इसके साथ ही कुल मिलाकर 48,000
1000 से ज्यादा छात्राएं हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में शामिल होंगी। परीक्षार्थियों की बड़ी संख्या को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा और निगरानी के विशेष इंतजाम किए हैं। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर केंद्र व्यवस्था और साथ ही केंद्र व्यवस्थाओं को लेकर नियुक्ति की गई है और साथ ही इसके अतिरिक्त 4 जोन प्रभारी, 13 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 85 रजिस्ट्रेट मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई है। परीक्षा के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार का नकल, अव्यवस्था और साथ ही किसी भी तरह की गतिविधियों जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो है संबंधित प्रक्रियाओं और मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर जारी गतिविधियों पर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विशेष पुनरीक्षण यानी कि SIR प्रक्रिया शुरू होने से पहले जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी और अन्य संबंधित अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया है। पुनरीक्षण के दौरान जिन अधिकारियों की नई नियुक्ति हुई है उन्हें भी चरणबद्ध तरीके से प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके और अब तक 6 जिलाधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारियों को 55 STM और अन्य तहसीलदार सहित निर्वाचित पंजीकृत अधिकारियों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके प्रशिक्षण के उपरांत और सभी अधिकारियों का परीक्षण भी कराया जाएगा ताकि प्रक्रिया की समझ और अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रतिदिन फॉर्म 6 और फॉर्म 7 से संबंधित उद्योग जानकारी साझा की जा रही है। उनका कहना है कि पात्रों को भरने वाले सभी लोग चिन्हित और सत्यापित है। ये एक दिवसीय प्रशिक्षण है जो मतदाता सूचियों को कैसे तैयार करना है, उनका संशोधन क्या करना है, उसमें संवैधानिक प्रावधान क्या है संविधान में, और हमारा जो इस संबंध में एक अधिनियम बना हुआ 1950 का रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950, उसके क्या प्रावधान हैं, इसके जो नियम बने हुए रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स उसके क्या प्रावधान हैं। निर्वाचन आयोग ने भी समय समय पर दिशा निर्देश दिए हुए हैं, उसका एक मैनुअल बना हुआ है, मैनुअल ऑफ इलेक्टोरल रूल्स, उसके क्या प्रावधान है। तो इस तरह से पूरा उसका थियोरेटिकल जो बेस है, ये पूरी एक्सरसाइज वोटर लिस्ट बनाने की, रिवीजन करने की, नाम जोड़ने की, नाम काटने की, संशोधन करने की, उसके बारे में बताया जाता है। और जो ERO नेट है, जो सिस्टम है जिसके तहत हम सारा ये रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं फॉर्म्स का और उस पर निर्णय लेते हैं, वो उसके काफ़ी डिटेल में उसके वर्किंग, प्रैक्टिकल वर्किंग, और तीसरा जो BLO ऐप है जिस पे BLO काम करता है उसके बारे में बताते हैं। वहीं कुशीनगर जनपद से बोर्ड परीक्षा से जुड़ा एक गंभीर मामला जो है वो सामने आया है, जहां पर इंटरमीडिएट के लगभग 700 छात्र इस साल उत्तर प्रदेश बोर्ड की परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे और हाईकोर्ट ने छात्रों की याचिका खारिज कर दी है, जिससे उनकी परीक्षा में शामिल होने की उम्मीद में बड़ा झटका लगा है। न्यायालय के निर्माण के बाद से आक्रोशित छात्रों ने जिला विद्यालय निरीक्षण कार्यालय का घेराव करते हुए जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। स्थिति को संभालने के लिए प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और छात्रों को शांत कराने का प्रयास किया। अधिकारियों ने छात्रों की समस्याओं के समाधान के लिए हर संभव प्रयास करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद से स्थिति नियंत्रण हो गई और ये पूरा मामला पड़ौना नगर क्षेत्र का बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार लगभग 700 छात्रों ने इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए आवेदन किया था। आरोप है कि बोर्ड परीक्षा फॉर्म निर्धारित नियमों की अनदेखी करते हुए भरे गए। प्रमाण पत्र पर जो है नोडल अधिकारी के हस्ताक्षर होने के स्थान पर लिपिका के हस्ताक्षर थे और जिसके बाद से ये त्रुटि पाई गई है। और तो वहीं 700 छात्र जो हैं उन्हें परीक्षा से वंचित कर दिया गया है। का जो 700 छात्र हैं उनका रोल नंबर जब आया है, अगर मान लीजिए फ्रीज हो गया है प्रयागराज से उनका एडमिट कार्ड, तो आखिर उन लोगों ने किस रोल नंबर और किस रजिस्ट्रेशन नंबर पर प्रैक्टिकल कराया है, यही सवाल है। पत्र नहीं मिल रहा है, बार बार कॉलेज पे जाने के बाद वो बच्चों को कह रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं कि आप अभी आइए, बाद में आइए, उसके बाद आइए, यही तो हो रहा है। मान लीजिए रोल नंबर एडमिट कार्ड नहीं मिला, रोल नंबर तो मिल गया, एडमिट कार्ड नहीं मिला, आखिर छात्र कैसे पेपर दें? जी, जैसा कि आप सबको पता है कि गोस्वामी तुलसीदास इंटरमीडिएट कॉलेज जो पडरौना कुशीनगर में स्थित है, वहाँ 700 विद्यार्थियों के प्रवेश पत्र निरस्त हो चुके हैं, जहां प्रधानाचार्य यानी कि नोडल अधिकारी का सिग्नेचर होना चाहिए, हस्ताक्षर होना चाहिए, उनके जगह पे वहां के बड़े बाबू ज्ञान प्रकाश पाठक जी ने हस्ताक्षर कर दिया, जिसके कारण उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने पूरे प्रवेश पत्र को निरस्त कर दिया है। आज जब 18 तारीख की बोर्ड का एग्जाम होना है
और अभी तक उन संबंधित विद्यार्थियों को उनका प्रवेश पत्र नहीं मिला है। तो हमने विद्यालय पर जाकर उन सभी विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र मांगने का जब काम शुरू किया, जब हमने उनसे मांगने गया तो उन्होंने कहा कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रधानाचार्य जी यानी कि नागेश चतुर्वेदी जी का कहना है। वहीं कौशाम्बी जनपद में बीती रात एक बड़ा हादसा हो गया जब कच्चा तेल लेकर जा रहा एक टैंकर अचानक से ही आग का गोला बन गया। घटना सैनिक कोतवाली क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां पर तेज रफ्तार टैंकर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया और पास खड़े विद्युत पोल से जा टकराया। टक्कर के दौरान 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन लाइन से चिंगारी निकली, जिसने देखते ही देखते तेल से भरे टैंकर को अपनी चपेट में ले लिया। कुछ ही पलों में टैंकर धू धू करके जलने लगा और आसमान में काले धुएं के घने गुब्बारे उठने लगे। आग की लपटें दूर से ही दिखाई दे रही थी, जिससे आसपास के क्षेत्रों में दहशत बन गई। मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और राहगीरों में भगदड़ मच गई। चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत ही टैंकर से कूदकर अपनी जान बचाई, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने भी पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और यातायात के अस्थायी रूप से डायवर्ट किया गया और समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। वहीं अम्बेडकर नगर में रमजान के धार्मिक माहौल में पूरी तरह से ये रंगा हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में घरों और मस्जिदों में इबादत की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तो वहीं नमाज पढ़ने वाले हाफिज कुरान पाक का दोहराव कर रहे हैं ताकि रमजान की जो रातों को पूरी तरह से नमाज अदा की जा सके और ऐसे में नमाज के जरिए इबादत करते हैं। और इस बार रमजान का पहला रोजा लगभग 12 घंटे 51 मिनट का होगा, जो इस माह का सबसे छोटा रोजा माना जा रहा है, जबकि आखिरी रोजा करीब 13 घंटे 37 मिनट का होगा और वो सबसे लंबी अवधि का रहेगा। पूर्व लोकसभा प्रत्याशी और वरिष्ठ समाजसेवी मोहम्मद कालम शाह ने बताया कि रमजान का महीना रहमत बरकत का है और लोगों ने इस पवित्र महीने को लेकर विशेष उत्साह और श्रद्धा दिखाई दे रही है। वहीं मोहम्मद आलम शाह ने कहा है कि करीब 22 सालों के बाद रमजान एक बार फिर से सर्दियों के मौसम में शुरू हो रहा है, जिससे रोजेदारों को अपेक्षाकृत राहत महसूस होगी। वहीं अमेठी जनपद में तेज रफ्तार का एक दर्दनाक मामला सामने आया है, जहां पर 4 साल के मासूम बच्चे की सड़क हादसे में मौत हो गई है। घटना जामू थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है कि बच्चा अपने घर के सामने खेल रहा था और तभी तेज गति से आ रहे ट्रैक्टर ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि मासूम गंभीर रूप से घायल हो गया और मौके पर चीख पुकार मच गई। परिजन तत्काल घायल बच्चे को लेकर स्वास्थ्य अस्पताल पहुंचे, जहाँ पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस दुखद समाचार से परिवार में कोहराम मच गया है और पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ट्रैक्टर काफी तेज रफ्तार में था और चालक ने वाहन पर नियंत्रण नहीं रहा। घटना के बाद से परिजनों ने राजस्व ट्रैक्टर और उसके चालक के खिलाफ थाने में तहरीर दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। वहीं पीलीभीत में शुगर मिल्स में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां पर मिल परिसर में कार्यरत एक मजदूर की बैगस के नीचे दबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कार्य के दौरान अचानक से ही ये बड़ा हादसा हो गया, जिसकी चपेट में आने से मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया है। कहा जा रहा है कि काफी देर हो चुकी थी मजदूर को निकालने के लिए और घटना की जानकारी मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे। प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। परिवार के सदस्यों का आरोप है कि दुर्घटना के बाद उन्हें समय पर सूचना नहीं दी गई और मामले को छिपाने की कोशिश की गई। मजदूर की मौत की खबर मिलते ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। साथ ही परिसर में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। सूचना मिलने पर पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, ताकि मौत के सही कारणों की पुष्टि हो सके। मामले की जांच शुरू हो गई है और मिल प्रबंधन की भूमिका पर भी पड़ताल की जा रही है। और इस घटना के बाद से मिल में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई तरह के अब सवाल उठने लगे हैं। कई साल से यानी यहाँ ड्यूटी कर रहे थे, तो बाकी बाद में शाम ड्यूटी करना है। अच्छा, बाकी बाद में रात के 10 बजे खत्म हो या कितने टाइम सुबह 7 बजे लेके गए हैं हमारे घर पर, 7 बजे के आसपास। और परिवार वाले कोई सूचना नहीं दी, परिवार वाले कोई सूचना नहीं दी। लाश एकदम घर पर लेके चले जाए तो
जहाँ मैं इनके ट्रांसफर जल्ले के यहाँ आया था। सवेरे 7 बजे मिली। आपको अभी नहीं बाकी साहब कोई चोट तो यानी देखी जाए तो पता लगे, वैसे कोई बाकी बना है। लड़का है मजला, क्या हुआ था? फैक्ट्री में हमारा मरो लड़का है। कैसे? ट्रैक्टर पे ट्रैक्टर चलाते थे? ट्रैक्टर चलाओ तो हमारे गांव का लड़का होंगे 4-5। तो कब से चला रहे हैं ट्रैक्टर ये? ट्रैक्टर नहीं, ये 4-5 साल है बाबूजी चलाओ। तो आपको कोई जानकारी मिली, कैसे मिली सूचना? सूचना हमें फैक्ट्री वाले ना फोन करो, हमारे गांव लड़का हुआ वाले पे फोन करो। तब पता चली आपको? हाँ तब पता चली बाबूजी हमें। सुबह पता चली, शाम को? सुबह पता चली बाबूजी हमें फोन ना करो गाँव बाबूजी। आपको क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है? हमें हाँ तुम्हें क्या लग रहा होता वो? लग रहा है कि कोई पता ना, कोई बताइए ना। हमें बाबूजी कुछ बताई ना, कोई बात है ना बताई कि कोई सूचना बाबूजी नहीं दी हमारे घर पे। कई साल जालौन जनपद में आज से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाएं हिंदी विषय के प्रश्न पत्र के साथ शुरू हो गई हैं और इस वर्ष परीक्षा को नकल विहीन, शांतिपूर्ण और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है। जिले में कुल 72 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं और जहां पर कुल 38,318 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे और इसके साथ ही हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की आज परीक्षाएं आज से शुरू हो गई। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा और निगरानी के विशेष इंतजाम किए गए हैं। सभी 72 केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जिसके माध्यम से परीक्षा कक्षाओं और परिषदों को सतत निगरानी की जा रही है। प्रशासन ने परीक्षा को सुनिश्चित बनाए रखने के लिए 5 जोनल मजिस्ट्रेट, 15 सेक्टर मजिस्ट्रेट और प्रत्येक केंद्रों पर एक स्टेट मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। इसके अतिरिक्त 6 संचाल दल गठित किए गए जो कि विभिन्न केंद्रों का औचक निरीक्षण करेंगे। मंडलीय स्तरों की टीमें भी नियमित रूप से परीक्षा केंद्रों का भ्रमण करेंगी ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता या फिर अव्यवस्था की स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जा सके। प्रशासन का उद्देश्य है कि पूरी परीक्षा प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराया जाए। इसके लिए पुलिस बल की तैनाती की गई है और साथ ही परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। तो वहीं बलिया जनपद में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की साल 2026 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाएं आज हिंदी विषय के प्रथम प्रश्न पत्र के साथ शुरू हो गई हैं और इस साल जिले में कुल 132 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं जिसमें कई हजार छात्र जो हैं वो शामिल होंगे और इसमें से 50,000 से ज़्यादा छात्र छात्राएं जो हैं हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के शामिल होंगे और जिसको देखते हुए प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। परीक्षा संचालन को व्यवस्थित और सुचारू बनाए रखने के लिए सभी 132 केंद्रों को 22 सेक्टरों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक सेक्टर की निगरानी के लिए एक सेक्टर मजिस्ट्रेट भी नियमित किए गए हैं और साथ ही सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। वहीं लखनऊ के विभूति खंड थाना क्षेत्र में समिट बिल्डिंग के पीछे एक भीषण सड़क हादसा होने की सूचना सामने आई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार तेज रफ्तार और वाहन नियंत्रण खोने के आशंका के बीच ये दुर्घटना हुई है जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। टक्कर इतनी जोरदार बताई जा रही है कि आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई और मौके पर भारी भीड़ जुट गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम और आपातकालीन राहत दल तुरंत ही घटनास्थल पर पहुंचे। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद से निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां पर उनका इलाज जारी है। कुछ घायलों को स्थिति काफी गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायातों को नियंत्रित किया और क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाया ताकि आवागमन सामान्य हो सके। फिलहाल दुर्घटना के वास्तविक कारणों की जाँच की जा रही है। पुलिस आसपास के लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाल रही है और प्रत्यक्षदर्शियों से लगातार पूछताछ की जा रही है ताकि ये स्पष्ट हो सके कि हादसा किन परिस्थितियों में हुआ है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो यातायात नियमों का पालन करें और तेज रफ्तार से वाहन चलाने से बचें ताकि इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। तो वहीं उत्तर प्रदेश शासन ने प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से 6 पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। जारी आदेश के अनुसार राजेश चंद्रा को मैनपुरी से अपर जिला अधिकारी न्यायिक पर
पद पर तैनात किया गया है और वहीं विकास यादव को अम्बेडकर नगर का नया उप जिलाधिकारी बनाया गया है, जहां से राजस्व और कानून व्यवस्था से जुड़े दायित्वों का निर्वहन करेंगे। ब्रजपाल सिंह को लखीमपुर खीरी में अपर जिलाधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। राजेश कुमार मिश्रा को अयोध्या विकास प्राधिकरण का सचिव नियुक्त किया गया है, जहां पर वो विकास परियोजनाओं और प्राधिकरण से संबंधित प्रशासनिक कार्यों की देखरेख करेंगे। संजीव कुमार उपाध्याय को अयोध्या में नगर मजिस्ट्रेट बनाया गया है, जहां पर शहरी क्षेत्र के कानून व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यों को संभालेंगे और इसके अतिरिक्त अर्चना अग्निहोत्री को मऊ जनपद में उप जिलाधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है और इन तबादलों को प्रशासनिक कार्यप्रणाली में दक्षता और सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।